नमस्कार साथियों, परीक्षान परिवार में आप सभी का स्वागत है। चलिए साथियों, आज हम लोग देखेंगे जो हम पढ़ रहे थे समावेशी शिक्षा में, जो हम लोग बालक के प्रकार को पढ़े थे। पहले हम लोगों ने साथियों समावेशी शिक्षा को देखा, जो हमारा अगला जो दिया था सिलेबस में उसको देख रहे हैं। तो समावेशी शिक्षा को हम लोगों ने देखा। इसके बाद जो उसमें दिया हमारा बालक के प्रकार, जैसे प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, पिछड़े बालक, मतलब जो भी चीज दे हम लोग उसको देख लिया। आज और भी कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे टॉपिक में दिए गए हैं, जो बालक के प्रकार और भी दिए, जैसे अपवंचित वर्ग से जो बालक आते हैं, सृजनशील से जो बालक आते हैं, समस्यात्मक बालक कौन से होते हैं, पिछड़े बालक कौन से होते हैं। तो क्या करेंगे, आज जितने भी हमारे बालक और भी हमारे सिलेबस में जो दिए गए थे, आज उसको हम सारे को क्लियर कर लेंगे और इसी के हिसाब से आगे बढ़ते हुए देखेंगे क्या क्या चीजें हमको देख रही है। चलिए शुरुआत करते हैं देखने कौन सा बालक। आज हम लोग समस्यात्मक बालक देखेंगे, फिर देखेंगे पिछड़े बालक, सृजनशील बालक। इसके बाद जो भी चीजें दिए गए एक एक करके देखेंगे और उसको समझेंगे, और हमारी टॉपिक जो हमारी समावेशी शिक्षा की समावेशन होगी यहीं पर क्या होगी, पूरी हो जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या हमारे दिया है। पहला दिया है समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दिया है समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक क्या होता है, चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो ऐसे बालक क्या होते हैं जो किसी भी क्षेत्र में समस्या उत्पन्न करते हैं, वो हमारे समस्यात्मक बालक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। चलिए कुछ परिभाषाएं दी गई है, इनकी एक एक करके इसको परिभाषा को हम लोग देखते हैं। समस्यात्मक बालक की कौन सी परिभाषा है उसको देखते हैं और समझते हैं। पहली परिभाषा है प्रोफेसर वैलेंटाइन की। इन्होंने क्या कहा है, समस्यात्मक बालक के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने कौन सी बातें कही उसको देखते हैं। इन्होंने कहा है समस्यात्मक बालक शब्द उन बालकों के लिए प्रयोग होता है जिनका व्यवहार व व्यक्तित्व किसी न किसी रूप में असामान्य या अमान्य हो और जो कक्षा में चलने में तथा बाधा उत्पन्न करते हैं। जो कक्षा के चलने में क्या करते हैं साथियों, बाधा उत्पन्न करते हैं। ये कौन से बालक हमारे होते हैं, तो समस्यात्मक बालक होते हैं जो कक्षा के चलने में बाधा, यहां होगा बाधा उत्पन्न करते हैं। बाधा उत्पन्न करते हैं, ऐसे बालक को हम क्या कहते हैं, समस्यात्मक बालक अंतर्गत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इन्होंने समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग होता है जिनका व्यवहार व व्यक्तित्व किसी न किसी रूप में असामान्य अमान्य बालक के रूप में आते हैं, जो कक्षा में क्या करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। दूसरी परिभाषा है विटी की। इन्होंने क्या कहा है, ऐसा बालक जो सामाजिक नियमों से विचलित हो। मतलब साथियों, ऐसा बालक जो सामाजिक नियमों से विचलित हो गया हो, समस्यात्मक बालक कहलाता है। मतलब ऐसा बालक जो हमारे सामाजिक नियम बनाए गए उनसे विचलित हो गया हो, ऐसे ही बालक को हम क्या कहते हैं, समस्यात्मक बालक की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा। ये परिभाषा किसकी है, तो विटी की ये परिभाषा है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे समस्यात्मक बालक के प्रकार। समस्यात्मक बालक के प्रकार, समस्यात्मक बालक के अंतर्गत कौन कौन से बालक आते हैं इसको हम लोग देखते हैं। पहला है चोरी करने वाला बालक। चोरी करने वाले बालक कौन से होते हैं, ये क्या करते हैं, समस्यात्मक बालक के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है प्रतिभाशाली बालक भी। कुछ बच्चे जो प्रतिभाशाली होते हैं इनके भी अंतर्गत भी ऐसे भी बच्चे समस्यात्मक बालक के अंतर्गत हैं। इसके बाद दिया है हिंसा या झगड़ा करने वाले बालक। तो हिंसा या झगड़ा जो करते हैं ऐसे भी बालक क्या होते हैं, समस्यात्मक बालक के अंतर्गत आते हैं। अगला हमारा स्कूल से भाग जाने वाले बालक। स्कूल से भाग जाने वाले जो बालक होते हैं ये भी कौन से बालक के अंतर्गत आते हैं, समस्यात्मक बालक के अंतर्गत आते हैं। आगे दिया है ऐसे बालक के अंदर झूठ बोलने की प्रवृत्ति पाई जाती है। फिर गृह कार्य न करने वाले बालक होते हैं। समस्यात्मक बालक के अंतर्गत गृह कार्य जो नहीं करते हैं, अपना होमवर्क नहीं करते हैं, वो भी कौन से बालक के अंतर्गत आते हैं, तो समस्यात्मक बालक के अंतर्गत आते हैं। आगे दिया है कक्षा में देर से आने वाले बालक। ऐसे बच्चे जो कक्षा में देरी से उपस्थित होते हैं, ऐसे भी बालक को किसके अंतर्गत रखा गया है, तो समस्यात्मक बालक के अंतर्गत रखा गया है। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को देखते हैं। आगे दिया है, पहला एक एक करके देखेंगे कौन कौन से बालक होते हैं, कुछ मुख्य बिंदु उनको देखेंगे। तो चोरी करने वाले बालकों की शिक्षा एवं सुधार। मतलब जो चोरी करने वाले बालक होते हैं उनकी शिक्षा किस प्रकार से दी जा सकती है और उनके जो सुधार होते हैं उसको किस प्रकार से सुधारा जा सकता है, उसको हम लोग देखते हैं। पहला दिया है इन्हें चोर या तनगा न कहें। मतलब इन्हें चोर या तनगा मतलब इत्यादि बातों से न बोले। फिर दिया है माता पिता इनकी जो उनकी जरूरी आवश्यकता है उनको पूरी करें। मतलब ऐसे बालक की जो माता पिता जो हैं उनकी जो जरूरी आवश्यकता है उनको क्या करें, पूर्ण करें। आगे दिया है ज्यादा पैसा देकर अभिभावक आदत न बिगाड़े। मतलब जो अभिभावक होते हैं, माता पिता होते हैं, वो ज्यादा पैसा देकर इनकी आदतों को न बिगाड़े। अगला है इन्हें चोरी से होने वाली हानियों एवं दंड से अवगत कराएं। मतलब जो चोरी करने इनके जो बालक होते हैं, ऐसे बालक को चोरी से जो हानियां होती हैं उनके बारे में बताएं। मतलब क्या क्या चीजें होती है और दंड से इनको अवगत कराएं। मतलब आप चोरी करेंगे तो इस प्रकार से आपको दंडित किया जाएगा, इत्यादि चीजों के बारे में इनको जानकारी दें। अगला है
चोरी करने पर इन्हें एक चेतावनी दे लेकिन डर न पैदा करे। चोरी करने पर इन्हें चेतावनी दे लेकिन डर इत्यादि न पैदा करे। ये सब इनकी पृष्ठभूमि का अध्ययन करने तथा कारकों का पता लगाकर इनमें सुधार करे। मतलब इनमें जो कमियां हो रही हैं उन कमियों का पता लगाकर क्या करना है, इनके अंतर्गत जो भी चीजें कमी हो रही है उनको हम क्या करें, सुधार करें। अगला देखते हैं और भी देखेंगे। दूसरा है प्रतिभाशाली बालक। अब देखते हैं प्रतिभाशाली बालक भी इनकी श्रेणी में आते हैं, कुछ समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आते हैं, इनको देखते हैं। तो इसे कक्षा में व्यस्त रखें। ऐसे बच्चे जो कक्षा में क्या करें, ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं जो समस्या उत्पन्न करते हैं, ऐसे बालक को क्या करें, ज्यादा से ज्यादा कक्षा में क्या करें, व्यस्त रखें। अगला हमारा है इनके लिए समृद्ध कार्यक्रम अपनाएं, अर्थात निर्धारित पाठ्यक्रम के अलावा इन्हें खेल कूद संगीत कला आदि में भी इनका हाथ आजमाने का अवसर दें। मतलब पढ़ाई के साथ साथ क्या हो, बच्चों को खेल कूद के माध्यम से संगीत कला इत्यादि के क्षेत्रों में भी क्या करें, इनको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दें। ठीक है, अग्रसर करें। आगे है इन्हें कक्षा में या तो सामान्य विद्यार्थियों से चुनौतीपूर्ण कार्य दें या फिर ज्यादा कार्य दे। मतलब बच्चों को क्या करें, अन्य बच्चों से भी क्या करें, मतलब ज्यादा से ज्यादा कार्यों को दो और इनके बारे में बताएं। फिर है इनकी क्षमता का उपयोग करें तथा कभी कभार उन्हें निचली कक्षाओं में पढ़ने का कार्य सौंपे। ठीक है, अगला हमारा है सप्ताह में कभी कभी ऐसे बालकों के लिए कठिनतम प्रश्न का श्रृंखला भी चलाएं। मतलब बालक जो सब प्रतिभाशाली बालक होते हैं, ऐसे बच्चे जो समस्यात्मक के अंतर्गत भी आते हैं, इनके लिए क्या करें, कभी कभी कक्षा में क्या करें, सप्ताह में कक्षा में बालकों के लिए कठिन प्रश्न भी लाएं और उनके द्वारा बच्चों को क्या करें, श्रृंखला बनाकर उनको बताएं, आप इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से प्रतिभाशाली बालक होते हैं, इनकी शिक्षा दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है हिंसा या झगड़ा करने वाले बालक। अगला है हिंसा या झगड़ा करने वाले बालकों की शिक्षा। समस्यात्मक बालक के अंतर्गत ये भी बालक आते हैं। इन्हें झगड़े से होने वाली हानियों एवं दुष्परिणामों के बारे में बताएं। मतलब बच्चों को क्या करें, जो हानियां होती है, झगड़े से जो हानियां होती है, जो दुष्परिणाम निकलते हैं, उनके बारे में बच्चों को अवगत कराएं। आगे है इन्हें व्यायाम योगा आदि के द्वारा क्रोध पर नियंत्रण पाना सिखाएं। मतलब जो झगड़ा या हिंसा करते हैं ऐसे बच्चों को व्यायाम या योगा के बारे में बताएं। ठीक है, इत्यादि के द्वारा क्या करें, क्रोध पर नियंत्रण करना सिखाएं। आगे हमारा अगला है अत्यंत हिंसक व्यवहार करने पर इनके अभिभावकों को सूचित करें। मतलब ऐसे बच्चे जो कक्षा या फिर बाहरी दुनिया में कहीं भी हिंसा का व्यवहार कर रहे हैं, इनके अभिभावक जो होते हैं उनके बारे में, इसी चीज के बारे में बताएं। आगे है इन्हें अच्छी आदतों एवं संस्कारों की शिक्षा दें। ऐसे बच्चों को अच्छी आदतों अच्छे संस्कारों की शिक्षा देनी चाहिए। फिर इन्हें बताएं कि झगड़ा प्रत्येक समस्या का हल नहीं है, इसलिए इन्हें सहन शक्ति एवं सहानुभूति विकसित करने का भी प्रशिक्षण दे। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, समस्यात्मक बालक के अंतर्गत। इनकी शिक्षा की बात करते हैं तो ऐसे होती है हिंसा या झगड़ा करने वाले बालकों की शिक्षा के बारे में, इन सब चीजों के बारे में उनको ध्यान दे। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है अति सक्रिय बालकों की शिक्षा। अति सक्रिय बालकों की शिक्षा के बारे में हम लोग अध्ययन करें। देखें क्या है, ऐसे बालक अपनी शारीरिक गतिविधियों पर नियंत्रण नहीं कर पाते। अत्यंत सक्रिय होना ही इनकी क्या होती है साथियों, मुख्य समस्या होती है। इसे अति सक्रिय बालक के रूप में हम लोग जानते हैं। पहला है इन्हें किसी जरूरी कार्य में लगातार इनकी सक्रियता का उपयोग करें। मतलब इन्हें किसी जरूरी कार्य में लगातार इनकी जो सक्रियता होती है उनका क्या करें, ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। फिर है इन्हें श्यामपट्ट साफ करने में, पुस्तकालय में किताबें व्यवस्थित करने या स्कूल के पौधों की सिंचाई आदि का कार्य दें। ऐसे वाले जो ज्यादा सक्रिय होते हैं उनको क्या करें, कक्षा में श्यामपट्ट होता है उसको साफ करने के लिए बोल सकते हैं, पुस्तकालय में किताब व्यवस्थित, स्कूल के पौधे सिंचाई आदि का कार्य इनके लिए व्यवस्था उपलब्ध करा सकते हैं। फिर व्यायाम योगा आदि के द्वारा अपनी अति सक्रिय शारीरिक गतिविधियों पर भी काबू पाना सिखाएं। मतलब इनको क्या होता है, व्यायाम योगा आदि के द्वारा क्या होता है, जो बच्चे अति सक्रिय होते हैं इनके बारे में क्या होते हैं, इस चीज के बारे में बताया कि आप इससे क्या हो सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं, इनकी शारीरिक गतिविधियों पर काबू पाना सिखा सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला दिया झूठ बोलने वाले बालकों की शिक्षा। झूठ बोलने वाले बालकों की शिक्षा है, इधर इसे देखते हैं। पहला हमारा है इन्हें बताएं कि झूठ बोलने से हकीकत नहीं बदलती है। ऐसे बच्चे जो झूठ बोलते हैं उन्हें बताएं, ज्यादा से ज्यादा बताएं, बात बच्चों के बारे इस चीज को बताएं कि झूठ बोलने से ये सब बातें नहीं होती है। इन्हें इस बात से भी अवगत कराएं कि एक झूठ के कारण कई झूठ बोलने पड़ सकते हैं। ठीक है, यह भी सिखाएं कि अगर आपकी यह झूठ बोलने की आदत अगर पता चल गई तो लोग आपके सच को भी झूठ मानेंगे, इत्यादि के बारे में बताएं। कई बार बालक सिर्फ कक्षा में मजाक बनने या दंड से बचने के लिए झूठ बोलते हैं, इसलिए भययुक्त वातावरण में शिक्षा दें। ऐसे बच्चों को थोड़ा सा मतलब क्या हो, भययुक्त वातावरण प्रदान करें, इनको बताएं कि झूठ बोलकर आप कक्षा में ये सब चीजें नहीं कर सकते, मजाक बनना ये सब चीजें नहीं होती हैं। अगला देखते हैं। अगला है गृह कार्य न करने आने वाले बालक। मतलब जो गृह कार्य न करके आते हैं बालक, ऐसे बालक क्या होते हैं। पहला है इन्हें गृह कार्य इनकी क्षमता के अनुसार दे। मतलब ऐसे बच्चे जो गृह कार्य करने के नहीं आते हैं
उनको उनकी क्षमता के अनुसार गृह कार्य को दे। अगला हमारा है गृह कार्य हो सके तो संक्षिप्त एवं उचित मात्रा में दे। जो गृह कार्य दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, वो क्या करें साथियों, बच्चों को क्या करें, ऐसा दे कि जो संक्षिप्त और क्या करें उचित मात्रा में हो। अगर बालक ने गृह कार्य नहीं किया है तो दंडित न करें, अपितु उसके महत्व को समझाएं, क्योंकि कई बार बालक संभावित दंड से बचने के लिए भी क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं। तो ये सब बालक क्या होते हैं, जो हमारे समस्यात्मक बालक के अंतर्गत आते हैं। ऐसे बालकों को अगर शिक्षा दे रहे हैं तो किस प्रकार उनको बताया जाए, क्या क्या चीजें बताई जाती है, इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे, दूसरा देखेंगे साथियों हम लोग अपवंचित बालक। ये भी आपके सिलेबस में दिया गया, अपवंचित बालक क्या होते हैं, इनसे भी आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। इसको हम लोग देखते हैं, अपवंचित बालक क्या होते हैं, इसको समझते हैं। वे बालक जो बचपन में किसी प्रकार की सुविधा की कमी के कारण अधिगम में या तो पिछड़ गए हो या फिर योग्यता होने पर भी उचित अधिगम नहीं कर पाए हो, उन्हें अपवंचित बालक कहा जाएगा। मतलब ऐसे बालक जो किसी भी समस्या के कारण, किसी भी कारणवश क्या करते हैं, किसी भी क्षेत्र में क्या होते, पिछड़ जाते हैं। मतलब उनको उस चीज के बारे में क्या होता है, नहीं, वो चीजें जो सुविधाएं मिलनी होती है वो सुविधाएं इनको प्राप्त नहीं हो पाती है। ऐसे बच्चे क्या होते हैं, अपवंचित या अपवंचर वर्ग से आते हैं। तो ठीक है, इनको देखते हैं क्या क्या चीजें अपवंचित वर्ग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला दिया अपवंचन के प्रकार। जो अपवंचन बालक हमारे होते हैं, अपवंचित बालक, उनके प्रकार को देखते हैं, किस प्रकार से ये बालक होते हैं। पहला है आर्थिक अपवंचन। आर्थिक अपवंचन क्या होता है, घर की गरीबी के कारण अधिगम की रुचि के अनुसार ना होना। मतलब कुछ बच्चे होते हैं, क्या होते हैं साथियों, कि आर्थिक जो स्थिति होती है, घर के गरीबी के कारण अधिगम की रुचि के अनुसार न होना, ये अपवंचित होते हैं। दूसरा है पारिवारिक अपवंचन। अनाथ बच्चे या वे बच्चे जिनकी निगरानी उनके माता पिता के न रहने पर कोई और कर रहा है, तो ऐसे बच्चे भी क्या होते हैं, अपवंचन के कारण होते हैं। तीसरा है शारीरिक अपवंचन। जैसे शरीर का कोई अंग विकृत होने के कारण अधिगम या किसी प्रशिक्षण के लिए अनुपयुक्त होना, ऐसे बच्चे भी क्या होते हैं, अपवंचित के वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगला हमारा सामाजिक अपवंचन। किसी सामाजिक रूप से पिछड़े क्षेत्र का निवासी होना या किसी ग्रस्त क्षेत्र में रहना। ठीक है, ऐसे समाज से रिलेटेड करना, मतलब जिस समाज में क्या होती है, अच्छी चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है, या फिर ऐसे क्षेत्र जो ग्रसित होते हैं, इससे बालक जो ग्रसित होते हैं उनके बारे में भी क्या होते हैं, ऐसे बालक भी क्या होते हैं, अपवंचित के अंतर्गत आते हैं। अगला हमारा दिया है संवेगात्मक अपवंचन। किस प्रकार से होता है, इसमें जब बच्चे को परिवार से, शिक्षकों से या मित्रों आदि से कोई प्रोत्साहन न मिले तो हतोत्साही होता है। यह भावुक समर्थन न मिल पाना ही संवेगात्मक अपवंचन का कारण बनता है। जैसे जब बच्चे को क्या होता है, परिवार से या विद्यालय से क्या होता है कि किसी भी चीज के मतलब कोई भी चीज अगर बच्चा कर रहा है उसके अलावा अगर प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं, ऐसे में बच्चा क्या होता है, भावुक होता है, समर्थन नहीं मिल पाता है, और क्या होता है, सामाजिक संवेगात्मक रूप से अपवंचित हो जाता है। तो ये क्या था, बालक अपवंचन के जो हमारे प्रकार होते हैं उसको देख लिए। आगे देखेंगे अपवंचित के बारे में, और अपवंचित बालकों की शिक्षा कैसे होती है। तो पहला दिया आर्थिक अपवंचन की शिक्षा। मतलब आर्थिक रूप से बच्चे होते हैं, उनकी शिक्षा किस प्रकार से दी जाती है, इसको देखते हैं। ऐसे बालकों को सरकार मिड डे मील योजना से जोड़ रही है। जो अपवंचित वर्ग से बालक आते हैं, जो हमारे बच्चे जो होते हैं पूर्ण रूप से क्या होते हैं, किसी भी क्षेत्र में क्या होते हैं, उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है, तो ऐसे बालकों के लिए सरकार क्या कर रही है, मिड डे मील योजना जोड़ रही है। इनकी शिक्षा की बात करें, ऐसे बालकों को छात्रवृत्ति दी जाए। अगला हमारा है, इनके लिए मुफ्त में पुस्तकें, लेखनी, स्कूल बैग आदि की व्यवस्था की जाए। फिर ऐसे बालकों को जरूरत पड़ने पर आगे ले जाकर कोई व्यवसायिक प्रशिक्षण भी आप दे सकते हैं। तो आर्थिक अपवंचित जो शिक्षा होगी, जो अपवंचित वर्ग के बालक होंगे, उनके आर्थिक जो स्थिति होगी उसको दूर कर सकते हैं। अगला देखेंगे पारिवारिक अपवंचितों की शिक्षा। ऐसे बालकों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखें। ठीक है, ऐसे बच्चों के साथ क्या करें, एक सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखें। अगला हमारा दिया है, इनसे सहानुभूत रखें, इनका मजाक न उड़ाएं। ऐसे बच्चों जो पारिवारिक रूप से अपवंचित होते हैं, जो पारिवारिक रूप से ऐसे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए साथियों, तो उनको क्या करें, ज्यादा से ज्यादा क्या करें कि ऐसे बच्चों को सहानुभूति दें, इनका मजाक न बनाएं। अगला हमारा है, इन्हें सकारात्मक संवेगों का प्रशिक्षण दे। इन्हें क्या करें साथियों, सकारात्मक संवेगों का क्या करें, प्रशिक्षण दे। जो चीजें सकारात्मक रूप से उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा इनको बताएं, इनके द्वारा कराएं। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे शारीरिक अपवंचन। अब हम लोग देखेंगे तो शारीरिक अपवंचित की शिक्षा किस प्रकार से होती है उसको देखते हैं। ऐसे बालकों को अधिगम या प्रशिक्षण इस तरह से देना कि उनकी दिव्यांगता बाधा न उत्पन्न करे। जैसे एक मूक बधिर बालक को रिकॉर्ड तैयार करने के लिए कहना। ठीक है, ये शारीरिक अपवंचित बालक के अंतर्गत आते हैं, ऐसी शिक्षा उनकी नहीं दी। आगे दिया है, इन बालक को हम संकेत चिन्हों या संकेत भाषा की सहायता से भी शिक्षा दे सकते हैं। जो बच्चे क्या होते हैं, मूक बधिर होते हैं या फिर ऐसे बालक होते हैं जो क्या शारीरिक अपवंचित होते हैं। अगला दिया है, 3 पहिया साइकिल, आंखों का उपचार आदि के द्वारा भी इसका क्या कर सकते हैं,
इसका इलाज भी किया जा सकता है, लेकिन सीमित मात्रा, निराकरण भी किया जा सकता है, कुछ हद तक निराकरण भी इसका हम कर सकते हैं, जो शारीरिक अपवंचित रूप से जो बालक होते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे सामाजिक अपवंचित बालकों की क्या होती है, जो संख्या होती है, शिक्षा होती है, उसको कहते हैं। ऐसे बालकों को जंगली या असभ्य न कहें, मतलब ऐसे जो बालक होते हैं उनको जंगली या असभ्य न कहें। फिर इन्हें अन्य बच्चों के साथ घुलने मिलने का प्रशिक्षण दें, ऐसे बच्चों को जो अन्य बच्चों के साथ घुलने मिलने, बात करने इत्यादि का प्रशिक्षण दें। फिर इन्हें आधुनिक तकनीक या अद्यतन शिक्षण सामग्री आदि के प्रयोग के द्वारा सिखाएं, मतलब जो आधुनिक तकनीक, जो हमारे टेलम इत्यादि जो बनाए गए हैं उसके माध्यम से इनकी शिक्षा का प्रावधान करें। आगे देखेंगे, हम देखेंगे इनके अंदर एक हमारा सृजनशील बालक देखेंगे। हम लोग सृजनशीलता के बारे में पढ़ ले, लेकिन हम इस बालक के अंतर्गत सृजनशील बालक भी आते हैं, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं सृजनशीलता क्या है। सामान्य अर्थ में परंपरा से अलग कुछ भी कर देना सृजनशीलता है। जैसे कोई नया विचार देना, नई वस्तु बना देना है, किसी कार्य को एक नए तरीके से पहले से कम समय में कर देना इत्यादि क्या होता है सृजनशीलता। सृजन मतलब क्या होता है, नई नई चीजों की। सृजनशीलता का मतलब ये होता है साथियों, नई नई चीजों की खोज करना। कुछ प्रमुख विद्वान परिभाषा, पहली परिभाषा हम देखेंगे सृजनशीलता के बारे में, क्रो एंड क्रोक। इन्होंने क्या कहा है, सृजनशीलता मौलिकता के परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक क्रिया है। ये किसने कहा है, तो क्रो एंड क्रो ने कहा है कि सृजनशीलता जो होती है मौलिकता के परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। अगली परिभाषा जेम्स ड्रिवर के, सृजनशीलता मुख्यतः नवीन रचना या नवीन उत्पादन से जुड़ी हुई है। तो ये बातें किसने कही है, जेम्स ड्रिवर ने। आगे देखेंगे सृजनशीलता के बारे में कुछ और भी चीजें। तो सृजनात्मकता के तत्व, पॉल टॉरेंस ने सृजनात्मकता के 4 तत्व बताए। कौन कौन से बताए 4 तत्व, उसको देखते हैं। पहला है धारा प्रवाह, दूसरा है विविधता, तीसरा विस्तारण और मौलिकता। तो इसको आप नोट कर लेंगे, चारों जो प्रकार इन्होंने बताए। किसने बताए, तो पॉल टॉरेंस ने ये प्रकार बताए। कितने, तो 4 सृजनात्मकता के 4 तत्व बताए, धारा प्रवाह, विविधता, विस्तारण और क्या होती है मौलिकता। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, सृजनात्मक चिंतन के चरण। ग्राहम वाल्स एवं काफमैन ने सृजनात्मक चिंतन के निम्नलिखित 4 चरण बताए हैं। तो सृजनात्मक चिंतन के चरण कौन कौन बताए हैं, तो ग्राहम वाल और काफमैन ने सृजनात्मकता के कितने चरण बताए, 4। पहला है क्या, आयोजन या तैयारी करना। दूसरा है उद्भवन या सुसुप्तावस्था। पहले किसी भी चीज क्या करते हैं, कोई भी कार्य अगर करेंगे तो उसके आयोजन या तैयारी को पहले हम लोग देखेंगे किस प्रकार से तैयारी करनी। फिर सुसुप्तावस्था, वह अवस्था जब चिंतन बिना किसी निष्कर्ष के मस्तिष्क में चलता है पर रास्ता नहीं मिलता, ये हमारा उद्भवन या सुसुप्तावस्था होती है। अगला हमारा उद्भाषण, जागृति या प्रकाशन। इसमें क्या होता है, अचानक ही रास्ता या मंजिल का मिलना। फिर हमारा है सत्यापन या मूल्यांकन। इसके अंतर्गत क्या होता है, यह पता करना कि बनाए गए नियम या वस्तु आशा के अनुरूप है या नहीं। मतलब यह पता करना कि जो नियम बनाए गए हैं वो हमारे आशा के अनुरूप हैं या नहीं। तो ये क्या होते हैं सृजनात्मक चिंतन के 4 चरण। किसने बताए हैं, तो ग्राहम वाल्स और किसने बताया, काफमैन ने बताए हैं। आगे बढ़ते हैं, सृजनशील बालकों की शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे कि सृजनशील बालकों की शिक्षा के बारे में किस प्रकार से प्रावधान करते हैं। तो कुछ नया करने की आदत को विकृति न समझे, मतलब जो बच्चे कुछ अगर नया करना चाहते हैं उसको हम विकृति या फिर कुछ रुकावट न समझें। रद्दी कागज से नवीन वस्तुओं या खिलौने आदि बनाने के लिए इनसे कहें। इनसे क्या करें, जो बच्चे कक्षा में उनसे रद्दी कागज जो होते हैं नवीन वस्तु या खिलौना बनाने के लिए उनसे ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दें। ऐसे बालकों को विज्ञान तथा वैज्ञानिक अन्वेषण या क्रिया प्रयोग आदि के लिए प्रोत्साहित करें। अगला हमारा कक्षा में रटन ज्ञान पर जोर न दे तथा यह आशा न करें कि सभी बालक किताबों में लिखे एक ही प्रकार के रटे रटाए उत्तर दें। मतलब सभी बच्चों से ज्यादा क्या कहें, वो क्या करें, अपने प्रश्नों के जो उत्तर है उनको अनेकों मतलब अलग अलग प्रकार से क्या करें, वो कक्षा में प्रस्तुत करें। अगला हमारा है कक्षा में नवीन विचारों एवं नए दृष्टिकोणों का स्वागत करें। ठीक है, ये इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, सृजनशील बालकों की शिक्षा का प्रावधान कर सकते हैं। आगे देखेंगे हम लोग, अगला देखेंगे पिछड़ा बालक। हम लोग अगला देखेंगे कौन सा बालक, पिछड़ा बालक। ये भी आपके सिलेबस में दिया गया है। तो वह बालक जो मानसिक शक्ति, बुद्धि या फिर शैक्षिक उपलब्धियों में अपनी उम्र की सामान्य बालकों से पीछे रह जाता है, उसे हम लोग क्या कहते, कौन सा बालक कहते हैं साथियों, तो पिछड़ा बालक के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे परिभाषा देखते, पहली परिभाषा किसकी, सिरिल बर्ट की परिभाषा है। पिछड़ा बालक वह बालक है जो अपनी कक्षा के ठीक नीचे वाली कक्षा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता। ये किसने कहा है, तो सिरिल बर्ट ने ये परिभाषा दी है कि पिछड़ा बालक वह बालक होता है जो अपनी कक्षा के ठीक नीचे वाली कक्षा के बच्चों के उत्तर का प्रश्न नहीं दे पाता है। अगली परिभाषा वार्टन हॉल की, इन्होंने क्या कहा है कि पिछड़े बालक वह बालक हैं जो जिनकी शैक्षिक उपलब्धि उनकी स्वाभाविक योग्यता से क्या होती है,
कम होती। ये किसने कहा है? तो बार्टन हॉल ने कहा है। अगली परिभाषा है सोनेल एवं सोनेल क्या कहा है? पिछड़ा बालक वह बालक है जो समान उम्र के बालक के बीच निम्न शैक्षिक उपलब्धि को दर्शाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो दी गई है पिछड़ा बालक के संदर्भ में हम लोगों ने देखा। आगे देखते हैं, नोट में दिया गया है सिरिल बर्ड ने पिछड़े बालक की शैक्षिक उपलब्धि जानने के लिए निम्नलिखित सूत्र दिया है। मतलब शैक्षिक लब्धि बराबर शैक्षिक आयु बटे क्या दिया है? वास्तविक आयु गुणे 100 दिया है। शैक्षिक लब्धि मानसिक आयु प्लस आयु वास्तविक आयु बटे 2 दिया है। ये किसने दिया है? तो ये सिरिल बर्ड ने शैक्षिक उपलब्धि का सूत्र दिया है। आगे देखेंगे पिछड़े बालक के लक्षण, मतलब पिछड़े बालक के कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं? क्षीण बुद्धि, मतलब इनकी बुद्धि लब्धि कम होती है। मानसिक ग्रंथियों की अस्वस्थता होती है। अधिक असफलता इनको मिलती है। पलायनवाद या भगौड़ापन इनके अंदर पाया जाता है। कार्य करते समय स्वतंत्र निर्णय न कर पाना। अन्य सामान्य बालकों से शैक्षिक उपलब्धि कम होना। फिर स्कूल द्वारा आवंटित कार्य प्रदत्त कार्य न कर पाना। ये सब इसके लक्षण होते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे पिछड़े बालक के कारण देखेंगे हम लोग क्या क्या कारण हो सकते हैं। विद्यालय का वातावरण, इसके बाद निर्धनता, माता पिता की शिक्षा, ये सब भी कारण होती है। कमजोर बुद्धि लब्धि भी होती है। परिवार का बड़ा आकार होता है। शारीरिक रोग, स्वभाव संबंधी दोष और क्या होते हैं? वातावरण का प्रभाव। ये सब क्या होते हैं? पिछड़े बालक के कारण होते हैं। और भी कारण हो सकते हैं इसके। ठीक है, आगे देखते हैं पिछड़े बालकों के प्रकार। पिछड़े बालकों के प्रकार में कौन कौन से बालक आते हैं? चलिए इसको देखते हैं। पहला है मानसिक मंद बालक, शारीरिक दोष के कारण पिछड़े बालक। अगला हमारा है शिक्षा अभाव में पिछड़े बालक, ऐसे बालक जो शिक्षा में पीछे रह जाते हैं। किसी क्षेत्र में ज्यादा ध्यान देने के कारण एक ही अन्य क्षेत्र में पिछड़े बालक। वातावरण परिस्थितियों में आदि के कारण क्या होता है? पिछड़े बालक। ये क्या होते हैं? पिछड़े बालक के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। आगे देखेंगे पिछड़े बालकों की शिक्षा। पिछड़े बालकों की शिक्षा धीमी गति से अधिगम की शुरुआत कराना, प्रदर्शन विधि का उपयोग कराना। मतलब किसी भी क्या बालक क्या करते हैं? प्रदर्शन विधि का उपयोग करा के भी शिक्षा करते हैं। श्रेणीहीन कक्षाएं, श्रेणी में बांट कर कक्षाएं, मतलब ये सब चीजें होती है। सरल एवं रचनात्मक विषय को प्रस्तुत करके निदानात्मक मतलब इनकी कमियों, इनके दोषों को जान करके उपचार करना। आत्मविश्वास पैदा करने की शिक्षा इनके अंतर्गत कराना, उपलब्ध कराना। फिर विशेष विद्यालयों की व्यवस्था, श्रव्य साधनों का प्रयोग और आर्थिक सहमत, ये सब चीजें क्या होती है इनकी शिक्षा के लिए। जो पिछड़े बालक होते हैं इनकी शिक्षा का प्रावधान इस प्रकार से आप कर सकते हैं। फिर दिया है सिरिल बर्ड को पिछड़े बालकों पर अध्ययन करने का जनक होने का श्रेय प्राप्त है। मतलब अगर पिछड़े बालक का जनक जो कहेंगे तो कौन है? आपके सिरिल बर्ड को माना जाता है। तो साथियों आज हम लोगों ने जो चीजें हमारी बची हुई थी, जो बालक के प्रकार बचे हुए थे समावेशी शिक्षा में, शैक्षिक समावेशन में, हम लोगों ने उसको क्या क्या एक एक करके क्लियर कर लिया, उसको हम लोगों ने देख लिया। तो आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को हमारे शेयर करें। आपको कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।